नूडल्स वाले की कहानी। शिरीष 9th क्लास पढ़ रहा था। उसके माता पिता उनके गांव में एक छोटे से होटल में काम किया करते थे। शिरीष उनका इकलौता बेटा था, जिससे बहुत ज्यादा लाड और प्यार से वो पला था। उसके माता पिता जो भी वो मांगता था उसको इनकार किए बिना सब कुछ उसके सामने हाजिर रखते थे। वो अच्छा पढ़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, इसके लिए वो लोग कोई कमी नहीं रखते थे। उसकी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में उसे पढ़ाया करते थे। उसकी 9th क्लास की एग्जाम्स खत्म हो गई थी, फिर समर हॉलिडेज दे दिए गए थे। पिताजी, मेरे सारे फ्रेंड्स इन हॉलिडेज में टूर के लिए प्लान बना रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ। अरे ये सारे टूर वूर से हमें क्या लेना देना। तुम तो जानते हो ना बेटा कि तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। जितनी हैसियत उनकी है उससे ज्यादा करते हैं वो तुम्हारे लिए। अरे कमला, चुप रहो। अगर ये सब कुछ अब नहीं करेगा तो कब करेगा? अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना भी चाहिए। 10 और 15 साल के बाद तो वो खुद जिम्मेदार बन जाएगा, तब तो उसे समय ही नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप ही बिगाड़ रहे हैं हमारे बच्चे को। अरे उसको तो जिम्मेदारी सिखानी चाहिए ना। अगर आप ही उसे ये सब कुछ सिखाएंगे तो वो जिम्मेदारी कैसे सीखेगा? अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो ऐसे ही कहती रहेगी। ये पैसे लो और जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से घूम फिर कर आ जाना, ठीक है? शिरीष ने उसके पिता के दिए पैसे लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ टूर के लिए चला जाता है। फिर दूसरे दिन शिरीष के माता पिता दोनों ही होटल के लिए चले जाते हैं। तभी एक बड़ी सी लॉरी आकर उनके होटल को टक्कर दे देती है, जिसके कारण वहीं के वहीं शिरीष के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस समय में होटल में कस्टमर कोई भी नहीं था। बहुत बुरी तरह से उस एक्सीडेंट में शिरीष के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं। अरे ये कैसा अनर्थ हो गया? उनका बेटा भी तो गांव में नहीं है। हाँ, शिरीष तो उसके फ्रेंड्स के साथ किसी टूर के लिए गया हुआ है। आने के लिए शायद 10 दिन लग जाएंगे उसको। फिर तो मुझे लगता है कि उनके रिश्तेदारों को हमें खबर कर देनी चाहिए। यही पड़ोस के ही गांव में कमला का एक भाई भी रहता है, उसको खबर कर देते हैं। गांव के लोग उनके रिश्तेदारों को खबर पहुंचाते हैं, लेकिन कोई रिश्तेदार भी वहां आने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण गांव के कुछ लोगों ने ये फैसला लिया था कि विधि विधानों के साथ जो कार्यक्रम करना है वो वही लोग कर देंगे। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था पुलिस वहां पहुंचती है और वहां जितने भी छोटे बड़े दुकान थे उन सभी को बंद करवा देते हैं। ये सारी बातें शिरीष को बिल्कुल नहीं पता थी। ठीक 10 दिन बाद शिरीष अपने गांव में वापस लौटता है। अरे ये क्या? ये होटल टूट कैसे गया? माँ, पिताजी! ऐसे ही चिल्लाता हुआ वो अपने घर की तरफ भागने लगता है। फिर घर जाकर भी अपने माता पिता के लिए ढूंढता है। माँ, पिताजी! अरे कहाँ हो आप लोग? हमारे होटल को क्या हो गया है? शिरीष की बातें सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक औरत आकर रोती हुई शिरीष को सारी बात बताती है कि कैसे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माता पिता की मौत कैसे हुई थी। ये बात सुनते ही शिरीष की तो धड़कनें रुक गई थी और वो बहुत ज्यादा रोने लगा था। शिरीष की माँ कमला ने उसके पिता से प्यार करके शादी की थी। शिरीष का पिता भी एक अनाथ था, जिसके कारण उनकी शादी के लिए कमला के घर वालों ने इनकार किया था, लेकिन कमला ने बिल्कुल नहीं सुनी थी। शिरीष के पिता से शादी कर ली थी। शादी होने के कुछ ही दिन बाद कमला के पिता यानी शिरीष के नाना की मौत हो जाती है। कमला का एक और भाई भी था, लेकिन उसके मौत के बाद ये खबर उसे मिली थी, फिर भी उसका भाई उसको देखने के लिए भी नहीं आया था। इसी तरह बेचारा शिरीष भी अनाथ हो गया था, अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ऐसे ही 1 महीना गुजर चुका था। घर का किराया नहीं बन पाया था, जिसके कारण वो घर भी छोड़ देता है और पढ़ने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था, जिसके कारण वो अपना पढ़ना भी छोड़ देता है। गांव के लोगों को
शिरीष के ऊपर तरस तो आता था, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। शिरीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे या फिर कहाँ जाए। फिर वो अपने मामा का घर ढूंढता हुआ उसके मामा के घर पहुँच जाता है। कौन हो तुम? जिस दिन तुम्हारी माँ ने हमारी दहलीज पार की थी, उसी दिन हमारे लिए वो मर चुकी थी। तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम भी तुम्हारे बाप की तरह ही हो। जाओ यहाँ से और इस तरफ दोबारा कभी मत आना। शिरीष के सगे मामा ने भी उसे अपने घर से भगा दिया था, जिससे शिरीष का दिल टूट गया था, जिससे उसे अपनों पर से भी विश्वास उड़ गया था। चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसने सोच लिया था कि जिस गांव में उसके माता पिता ही नहीं है, उस गांव में वो नहीं रहेगा। जितना पैसा उसके जेब में था, उन पैसों से वो एक बस के टिकट खरीदता है और एक शहर के लिए निकल जाता है। शिरीष को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में सारी परेशानियां ही होगी। वो ये भी जानता था कि वो शहर जाने के बाद वहाँ उसका स्वागत करने कोई नहीं आने वाला है, या फिर अपने गांव वापस लौट जाए तो उसको अपने घर में कोई नहीं रखने वाला है। वो इसी तरह सोचता हुआ शहर पहुँच जाता है। शहर पहुँचने के बाद जितनी भी होटल्स उसे नजर आई थी, उन सारे होटल्स के पास जाकर अपने लिए कोई काम मांगता है, लेकिन सारे होटल्स में यही कह रहे थे कि इस उम्र में उसे कोई काम नहीं देगा। आखिर उसने देखा कि एक सड़क के किनारे पर एक छोटी सी बंडी रखे हुए एक बूढ़ा आदमी खड़ा कुछ बेच रहा था। वो उसके पास चला जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? अरे बेटा, कौन हो तुम? देखने पर तो स्कूल पढ़ रहे बच्चे की तरह लग रहे हो। तुम क्या काम करोगे बेटा? वैसे भी किसी को काम पे रखूं इतनी हैसियत मेरी कहाँ है बेटा। जो 4 पैसे मैं कमाता हूँ उसमें मेरा गुजारा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा चाचा जी, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं? अरे क्यों नहीं है बेटा, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं मेरे, लेकिन किसी पे बोझ बनना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मेरा जीवन मैं खुद गुजारता हूँ। अरे चाचा जी, मैं समझ गया। सबके होने के बाद भी आप अनाथ हो और मेरा कोई नहीं, इसलिए मैं भी अनाथ हूँ। इस तरह शिरीष ने उस बूढ़े चाचा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उसके बाद उस चाचा ने एक प्लेट में शिरीष को इडली डालकर देते हैं। चाचा जी, आपका इस दुनिया में कोई नहीं और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे? इतनी छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया तुमने और अकेले अनाथ हो गए, और मेरा सब कुछ होने के बाद भी मैं अकेला हूँ। अगर तुम्हें यही पसंद है कि मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकते हो बेटा, लेकिन हाँ, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं। उस बूढ़े चाचा ने ये सोचा था कि अगर शिरीष को उनके पास रहने से अगर वो भी मना कर देंगे तो शिरीष पता नहीं किस रास्ते में चला जाएगा और कौन सा गलत रास्ता अपना लेगा। इस डर से वो बूढ़े चाचा मान लेते हैं और शिरीष उनके पास रह जाता है। वो चाचा एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। हर दिन सुबह शाम इसी तरह इडली बेचकर अपना जीवन का गुजारा किया करते थे। शिरीष के आने के बाद वो सारा काम शिरीष ही किया करता था। उस बूढ़े चाचा से कोई काम नहीं लेता था, लेकिन जितने पैसे उन्हें मिलते थे उन पैसों में दोनों का जीवन बहुत मुश्किल होता था। उनका खर्च उन पैसों से नहीं निकलता था। अरे चाचा, इस जमाने में ये इडली वड़ा कौन खाता है? हम ना नूडल्स बनाकर बेचेंगे। अच्छा, वो वही ना जो लंबे लंबे सांप की तरह लगते हैं। अरे बेटा, वो मुझे बनाना कहाँ आता है। मैंने नूडल्स बनाना मेरे पिताजी से सीखा था। वो सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसको बनाने के लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। कम से कम हमारे पास 3000 रुपये तो होने जरूरी है।
इतना पैसा? उतना तो मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ये कहते हुए वो बूढ़े चाचा अपनी पोटली को खोलते हैं और उसमें से एक डिब्बा निकालते हैं, जिसमें से बहुत ही पुरानी 100 रुपयों के नोट 10 नोट निकालते हैं। क्या नहीं चलते? मैंने 4 साल से ये पैसे बचत किए थे बेटा। अरे चाचा, ये 100 के नोट तो आजकल कहाँ चलते हैं? ये कहते हुए बहुत ही निराश होकर अपने हाथ में जो डिब्बा था उसको फेंक देते हैं। तभी कुछ अलग सी आवाज आई थी। देखा कि उसमें तो एक अंगूठी थी। अरे चाचा, ये तो अंगूठी है। अरे हाँ हाँ, इधर लाओ, मैं भी देखता हूँ। ये कहते हुए वो चाचा उस अंगूठी को अपने हाथ में पकड़कर उसको छूते हैं और कहते हैं कि ये अंगूठी तो मुझे मेरी शादी में मिली थी, शायद अब इसका दाम उतना ज्यादा नहीं होगा। फिर शिरीष ने उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया था। चाचा, ये अंगूठी तो बहुत भारी लग रही है। इसके तो हमें कम से कम 2000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। फिर उस अंगूठी को लेकर वो दोनों अच्छे से तैयार होकर एक सोने की दुकान को चले जाते हैं और फिर उस अंगूठी को बेच देते हैं। जितना उन लोगों ने सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पैसा उन्हें मिला था। जिन पैसों से जो जो चीजें नूडल्स बनाने के लिए चाहिए थी, जैसे कि एक बड़ी सी कढ़ाई और उसके लिए जो जरूरी सामान होता था, वो सारा सामान खरीद कर लाते हैं। शिरीष और वो बूढ़े चाचा दोनों मिलकर नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। पहले तो बहुत कम लोग ही उनके पास खरीदा करते थे, लेकिन जैसे ही वक्त बदलता गया, धीरे धीरे सारे लोग उनके पास ही आकर नूडल्स खरीदा करते थे, जिससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल जाता था। उनका जीवन भी बहुत आराम से गुजर जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद वो बूढ़े चाचा शिरीष को कहते हैं कि अब वो 10वीं क्लास भी ज्वाइन करे। ये कहकर वो एक सरकारी स्कूल में उसका दाखिला भी करवा देते हैं। एक तरफ नूडल्स की बंडी और दूसरी तरफ स्कूल। इस तरह वो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करता था। फिर वो एक दिन 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास से पास भी हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर अचानक उस बूढ़े चाचा की हालत बिगड़ती गई। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। शिरीष उनको कोई काम करने नहीं देता था, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता था। बेटा शिरीष, इस उम्र में मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ ना। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा। भगवान अगर जल्दी मुझे अपने पास ले ले तो अच्छा होगा। अरे चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं फिर से अनाथ हो जाऊं? चाचा, आपकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अगर उस दिन आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। वैसे भी अब तो आप बस 80 साल के हो। 10 और 15 साल तो मेरे साथ आराम से गुजार देंगे आप। और हाँ चाचा, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह क्या दे दी? मुझसे तुम इतना प्यार करते हो बेटा। और जिन औलाद को मैंने जन्म दिया था, वो लोग तो कम से कम मुझसे बात भी नहीं करते। उन लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं दिया था और उस समय में भी मैं जीना चाहता था। और अब तो मेरे साथ तुम हो ना बेटा। अब तो मैं 100 साल जी लूंगा। शिरीष बहुत ज्यादा मेहनत करके काम किया करता था। नूडल्स बेचकर जो पैसे कमाता था, उन पैसों को वो बचत भी किया करता था। जो पैसे उसने बचत किए थे, उन पैसों से एक छोटी सी होटल किराए पर ले लेता है और 2 आदमियों को भी काम पर रख लेता है और काउंटर पे तो वो अपने चचा जी को बैठा देता है। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत खुशी खुशी गुजरने लगी। सच है ना कि किसी का कोई नहीं होता और वो अनाथ हो जाता है, लेकिन किसी का सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो अनाथ हो जाते हैं। ऐसे अगर रिश्तेदार ही एक दूसरे से मुंह मोड़ लेंगे तो वो भगवान ही उनकी मदद करने कोई न कोई रिश्तेदार की तरह हाजिर जरूर हो जाते हैं। जैसे शिरीष की जिंदगी में चाचा जी और चाचा की जिंदगी में शिरीष आ गया था। ऐसा बड़ा दिल और इतनी बड़ी सोच रखने वाले सारे अच्छे लोगों को
हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं।